अक्सर इतिहास में नायकों और घटनाओं को रेफरेंस पॉइंट पर या परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। सिकंदर दुनिया पर कहर बनकर टूटा तो यूनान के लिए शायद सबसे अच्छा राजा रहा हो। ठीक इसी प्रकार चंगेज खान, तैमूर लंग, अशोक या अकबर को आप देखकर कह सकते हैं। अगर किसी रेफरेंस पॉइंट में वे हीरो नजर आते हैं तो दूसरे में इसके उलट। विश्व इतिहास में 13वीं सदी शायद सबसे ज्यादा खूनी सदी रही होगी। यह सदी थी जिसमें मंगोलों का कहर चीन से लेकर रूस तक और फिर बगदाद और पोलैंड तक बढ़ा। आज हम एक ऐसे ही मंगोल की बात कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति कहलाया। यह शख्स था चंगेज खान। पिता से भी बड़ा योद्धा था। उसने भी अपने पिता की तरह कई लड़ाइयाँ लड़ी और जीती थी, और इसी वजह से उसको खान की उपाधि से ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम था, लेकिन ऐसा नहीं है। खून का एक धब्बा था। उसकी माँ ने जब वो खून का धब्बा देखा तो कहा कि ये लड़का तो अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ जीतेगा और इसकी तलवार हमेशा किसी न किसी के खून से लाल रहेगी। चंगेज जब मात्र 12 साल का था, उसकी शादी बोर्टे नाम की एक लड़की से तय कर दी गई। चंगेज की शादी तय होने के बाद उसका पिता येसुखई ये चाहता था कि चंगेज को भी मंगोल कबीले का मुखिया बना दिया जाए, क्योंकि चंगेज उसका सबसे बड़ा बेटा था। लेकिन चंगेज को मुखिया बनाने के लिए ये जरूरी था कि येसुखई नए क्षेत्रों पर कब्जा करे और फिर उन क्षेत्रों का मुखिया चंगेज को बना दे। चंगेज खान किसी प्राकृतिक आपदा जैसा था जिसके सामने इंसान कुछ नहीं कर सकता। तिमुचिन से लेकर चंगेज बनने तक का सफर जिस जगह से उसका लश्कर निकलता उस जगह इंसानी खोपड़ियों का ढेर लग जाता। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि चंगेज खान ने इंडिया का इन्वेजन सिर्फ पोस्टपोन किया था, अबैंडन नहीं। उनके हिसाब से वे तुर्किस्तान और चाइना में रेबल्स को सबक सिखाने के बाद वापस इंडिया जरूर लौटते। उनके मरने के बाद आगे चलकर उनके सक्सेसर्स ने बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में कई अटैक्स किए थे। पर दिल्ली सल्तनत की रेजिस्टेंस पॉलिसी, सेरी फोर्ट का स्ट्रॉन्ग डिफेंस और टैक्टफुल अलायंस के कारण मंगोल्स दिल्ली पर कभी भी पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए। पिता येसुगेई बगातुर को तर्रारों ने जहर देकर मार दिया था। तिमुचिन जान गया था कि अगर उसको और उसकी मां को जिंदा रहना है तो बाकी की मंगोल खानाबदोश जातियों से गठजोड़ करने होंगे। और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा वो बातें आपके सामने लाऊं जिसके बारे में ज्यादा इतिहासकारों ने एक जैसा ही लिखा है। दोस्तों, इतिहास की गहराइयों में अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसी बहुत सी बातें मिलेंगी जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा। हो सकता है कि आप और हम आज जिस देश में हैं या जिस धर्म को मानते हैं वो आपके पूर्वजों से बिल्कुल अलग हो। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। दरअसल उसका असली नाम तैमुजीन था, लेकिन जैसे जैसे चंगेज खान उपलब्धियां पाता गया वैसे वैसे उसका दबदबा एशिया के लगभग हर एक कबीले में पहुंच चुका था। मंगोल के साथ साथ कई कबीलों के लोग उसकी ताकत का लोहा मानकर उसकी अधीनता स्वीकारने को मजबूर हो गए। इसी तरह उसने लगभग धरती का 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जीत लिया था, जो पूरी धरती का 22% हिस्सा होता है। जिसके बाद अब 22% हिस्से में मौजूद सभी कबीले वालों ने मिलकर तैमुजीन को चंगेज खान का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है पूरे विश्व का सम्राट। होने पर आसपास के इलाकों को भी खून से लथपथ कर देता था। नेशनल ज्योग्राफिक के पत्रकार माइक एडवर्ड्स लिखते हैं कि तिमुचिन ने जम्बुकुगा और केरियत नाम की जनजाति के तोगरिल लड़ाकों से खून का नाता निकाला था। जब मिरकित जनजाति के लोगों ने
तिमोचिन की मंगेतर बोर्ते का अपहरण कर लिया था, तो दोस्तों की मदद से उसने बोर्तो को छुड़ाया था। जवान होने पर उसने कई और जनजातियों को इकट्ठा किया और तर्रारों का विनाश कर अपने पिता की मौत का बदला लिया। तिमोचिन की ताकत अब बढ़ने लगी थी। ये देखकर जमकुगा और किरियत उसके दुश्मन बन गए। ताकत की चाय ने उन्हें तिमोचिन के हाथों मरवा डाला और फिर 1206 में मंगोलों की सभा कुरिलतई ने उन्हें अपना सरदार या फिर कैगन जनसंख्या के टिश्यू के अनुमान की जांच में पाया कि आज भी चंगेज खान के 1,60,00,000 पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर Why on his deathbed did he believe his divine mission remained unfulfilled? चंगेज खान ने अपनी सेनाओं के साथ चीन की सरहदों पर चढ़ाई की। तब वो कई दिनों तक अपने घोड़ों पर ही बैठा रहा। उसने अपनी सेनाओं को चीनी दरिया के पार भेजा, जहां उसकी सेनाओं ने शहरों के शहर जला दिए, आबादियों को वीरान कर चीनी राजाओं को अपने रहमो करम पर जीने के लिए छोड़ दिया। परंतु उनकी खूबसूरत बेगमें चंगेज तक पहुंचा दी जाती। इसी समय चंगेज खान को अपने बेटे जूजी की मौत की खबर मिली। इस खबर को पाकर चंगेज अकेला ही बर्फीली चट्टान पर चला गया। चंगेज खान अपनी सेना से दूर अकेले में जाकर जमकर रोया। इससे पहले भी चंगेज खान का पोता बामियान की विजय में मारा जा चुका था। चंगेज खान को इन दोनों हादसों ने तोड़ दिया था, पर चंगेज खान ने अपनी सेना के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसे उसके बेटे की मौत का थोड़ा सा भी सदमा है। लश्कर आगे बढ़ते रहे, लाशों के ताबूत लगते गए, शहरों के शहर वीरान होते चले गए, क्योंकि चंगेज खान पहले के मुकाबले और अधिक क्रूर हो गया था। परंतु अब वो अपने अफसरों से कम ही बात करता था। और तो और जब चंगेज खान की सेनाओं द्वारा एक नए इस्लामी राज्य पर विजय की खबर उसे सुनाई गई, तो उस पर कोई असर नहीं हुआ। ने महज 14 साल की उम्र में अपनी जिंदगी का पहला कत्ल किया। जमुका हालांकि प्रारंभ में उसका मित्र था, बाद में वो शत्रु बन गया। 1180 तथा 1190 के दशकों में वो ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का लाभ जमुका जैसे प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए किया। जमुका को हराने के बाद उसमें बहुत आत्मविश्वास आ गया और वो अन्य कबीलों के खिलाफ युद्ध के लिए निकल पड़ा। इनमें उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार, कैराइट और खुद ओंग खान शामिल थे। ओंग खान के विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। 1206 ईस्वी में तेमुजिन, जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से परास्त करने के बाद स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। उसके इस प्रभुत्व को देखते हुए मंगोल कबीलों के सरदारों की एक सभा कुरिलताई में मान्यता मिली और उसे चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि देने के साथ महानायक घोषित किया गया। मंगोलों के किताब पर सबसे मौलिक अधिकार आ सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल। इस घटना का जिक्र कुछ यूं है, और जब तंबुओं में रहने वाली सारी जनजाति एक ताकत के साए तले आ गई। उस साल ओनेन नदी के किनारे सफेद झंडे के नीचे उन्होंने चंगेज यानी तिमुचिन को कैंगन के खिताब से नवाज दिया। यही कैंगन बिगड़कर बाद में खान लफ्ज बन गया और इस तरह तिमुचिन चंगेज खान कहलाया। चंगेज के राजा बनने की उम्र से लेकर इतिहासकारों में कुछ मतभेद हैं। जवाहरलाल नेहरू उसे तब 51 वर्ष का मानते थे। माइक एडवर्ड्स उसे 40 का। ज्यादा मत नेहरू के अनुमान के साथ ही हैं। 51 की उम्र में वह, जब आदमी जीवन में कुछ स्थिरता और शांति की इच्छा रखता है, यह उम्र सेनापति बनने की तो कतई नहीं हो सकती।
सिकंदर तो 32 की उम्र में महान होकर इस दुनिया से विदा भी हो गया था जब अकबर गद्दंसी हुआ था। तो वह महज 12 साल का था। अशोक ने भी कलिंग पर कम उम्र में ही चढ़ाई कर डाली थी। 51 की उम्र में चंगेज खान ने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, जो सिर्फ इंग्लैंड की महारानी के साम्राज्य से थोड़ा ही कम था। बकौल नेहरू मंगोल खानाबदोश थे। उन्हें शहरी जीवन से नफरत थी। उनकी शानदार जीत के पीछे संख्या नहीं बल्कि अनुशासन और संगठन की काबिलियत थी। और इन सबसे ऊपर चंगेज खान का उनका सेनापति होना था। यकीनन वो दुनिया का सबसे महान सेनापति था। सिकंदर और जूलियस सीजर उसके आगे पानी भरते हैं। नेहरू ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं, ये इत्तेफाक ही रहा है कि हिंदुस्तान इस कहर से बच गया। पर आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सब यूरेशिया के लोगों के लिए किसी प्राकृतिक आपदा जैसा रहा होगा। मानो जैसे कोई ज्वालामुखी फूट गया हो या कोई भयंकर भूकंप आया हो जिसके सामने इंसान कुछ नहीं कर सकता। चंगेज के घोड़े पूरे एशिया और यूरोप के ज्यादातर भाग को रौंद रहे थे। सबसे पहले वह मंगोल के पूर्व में गया, जहां उसने उनके चीन के किन साम्राज्य को खत्म कर डाला। फिर उसने कोरिया जीत लिया, दक्षिण के शुंग साम्राज्य जिसने उसकी इन जंगों की मदद की थी को भी उनका तहस नहस कर डाला। बाद में चंगेज खान ने तिब्बत के तनगुनतों को भी हरा दिया। अगर हम यूरोप की कूच देखें तो मंगोलिया के पश्चिम में उस वक्त कारा खिताई नाम का एक राज्य चंगेज खान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। लिहाजा उसने पश्चिम का रुख कर लिया और यहीं से पश्चिम एशिया की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। कारा खिताई को हरा देने के बाद उसने ख्वारिज्म की ओर रुख किया। पहले पहल चंगेज ने अपने कुछ व्यापारी और व्यापारी के भेष में अपने जासूस ख्वारिज्म के मोहम्मद शाही के दरबार में भेजे। ये सब सिल्क रूट से गए थे। ख्वारिज्म साम्राज्य के उंतराल नामक प्रांत के गवर्नर को कुछ शक हुआ, लिहाजा उसने उन सब व्यापारियों को उनके भेष में छिपे जासूसों की हत्या कर माल लूट लिया। जब चंगेज खान को यह मालूम हुआ तो उसने भुन बनाकर अपने राजदूत को शाह के पास भेजा और कहा कि उंतराल के गवर्नर को उनके हवाले कर दिया जाए। शाह के उस राजदूत का सिर काटकर चंगेज खान को पेश कर दिया। उसे ये नागवार था, पर जैसे ही एक सेनापति को बर्ताव करना चाहिए उसने वही किया। उसने कोई हड़बड़ी नहीं की, पर बदला लेने का मन जरूर बना लिया था। 1219 की गर्मियों में एक ऐतिहासिक जंग लड़ी गई। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब जंग की 33 रणनीति में इस जंग का बड़ी तफलीस से बयान किया है कि कैसे चंगेज ने रणनीति के तहत पहले एक जंग शाह से हारी। ख्वारिज्म के पूर्व हिस्से में हुई इस जीत के बाद शाह को अपनी 40,000 की सेना पर यकीन हो गया। बस यही चंगेज चाहता था। शाह को उसके पलटकर फिर पूर्व में ही आने की उम्मीद थी। इस बार चंगेज ने मंगोल की तरफ से हमला बोलकर उतराल के उसी गवर्नर को मार दिया जिसे वह अपने हवाले चाह रहा था। बाद में हुई लड़ाई में शाह को हैरत में डालते हुए चंगेज खान समरकंद के पश्चिम में बुखारा के किले के सामने आ गया। शाह को कतई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करने में वह
बीच में पड़ने वाले किजिल कुम रेगिस्तान को पार कर लेगा। पूरा बुखारा तहस नहस कर डाला। साथ में वल्ग, निशापुर, हेरात और समरकंद बर्बादी की ऐसी दास्ता के निशान बन गए कि यहाँ के इतिहासकारों ने चंगेज खां को शैतान की औलाद तक कह डाला था। जैसा कि हमने पहले कहा था कि इतिहासकारों में नायकों और घटनाओं को रेफरेंस पॉइंट या परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। इसी समरकंद से बाद में तैमूरलंग निकला, जिसने हिंदुस्तान और यूरोप में भयंकर तबाही मचाई। वहीं इतिहासकार जो चंगेज खान को कोसते हैं, तैमूर को महान सुल्तान की उपाधि देते हैं। तैमूर तो खैर महान था, पर इसी समरकंद से एक और नायक निकला जिसे दुनिया ने बाबर के नाम से जाना और जिसके वंशज अकबर को अकबर महान की उपाधि से नवाजा गया। बाबर की रंगों में चंगेजी और तैमूर खून था। उसकी मां चंगेजों की तरफ से थी और उसके पिता तैमूरों के खानदान से थे। बाबर खुद को तैमूरी कहलवाना पसंद करता था, पर यह इत्तेफाक काफी है कि उसके वंशजों को हिंदुस्तान में मुगल कहा गया। मुगल लफ्ज मंगोलों का अपभ्रंश है। चंगेज की सफलता के कुछ कारण वो देखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन चंगेज की सफलता का कारण बताते हैं कि उसकी सेना की चपलता, उसके शानदार घुड़सवार और हथियार के तौर पर आग के गोलों के इस्तेमाल को मानते हैं। ग्रीन ख्वारिज्म पर चंगेज की फतेह को चीनी जंग की धीरे धीरे तेज तर्रार रणनीति का अंजाम मानते हैं। वहीं नेहरू ने अपने अनुशासन के साथ साथ उसकी हल्की और तेजी से काम करने वाली उसकी सेना को इस कामयाबी की वजह माना है। चंगेजों का लाव लश्कर हल्का भी होता था। रूस के इतिहासकार वसिली येन ने चंगेज के जीवन पर काफी शोध किया है। उन्होंने अपनी किताब चंगेज खान शैतान का बेटा में लिखा है कि चंगेज की सेना वजन कम ढोती थी और खाने के लिए वह थके हुए या बेकार हो गए घोड़ों को मारकर खा जाती थी। नेहरू के मुताबिक चंगेज की काबिलियत इस बात से भी परिभाषित होती है कि उसने एक से एक शानदार सेनापतियों की श्रृंखला बनाई। इसमें जोची, जेबे और बाद में चंगेज के बेटे चगताई आदि का नाम प्रमुख है। माइक एडवर्ड्स के मुताबिक चंगेज खान किसी राज्य को जीतकर उसकी सेना को अपने में मिलाने का प्रयास करता, जिससे उसके पास हमेशा ताजा सैनिकों की भरमार रहती थी। माइक के मुताबिक चंगेज की सेना का वर्गीकरण बेहद शानदार है। प्रत्येक आवन में 10, जुन्न में 100 और तैमूर में 10,000 सैनिक होते थे। इसके हम बर्बरता की बात करें तो चंगेज खान जहां भी गया वहां उसने तबाही का ऐसा मंजर खड़ा किया कि बाद के राजा उसके खिलाफ सिर नहीं उठा सकते थे। वह खाना बदो जिंदगी का रहनुमा था। उसे शहरों और उनकी जिंदगी से कोई लगाव ना था, इसलिए उसने शहर के
शहर तबाह कर डाले। अपने विजय अभियान के दौरान वह जिस भी क्षेत्र में जाता शहरों के शहर तबाह कर देता था और खूब लग गया। चंगेज खान ने जब चीन की दीवार को भेद कर उसकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया तो उसके बाद चीन की जनसंख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंगेज खान कितना क्रूर और निर्दय था। चंगेज खान ने ईरान में जिस राजा खरजाब पर हमला किया था उसका लड़का जलालुद्दीन भागर सिंह नदी तक चला गया और दिल्ली दरबार में आश्रय लेने पहुंच गया। उधर दिल्ली के सुल्तान जल्लुमिश ने चंगेज खान के डर से जलालुद्दीन को आश्रय देने से मना कर दिया। पहले चंगेज खान की योजना थी कि वह भारत को रौंदते हुए भारत के बीच से गुजरते हुए आसाम के रास्ते मंगोलिया लौट जाए, पर दिल्ली के सुल्तान इलुमिश्र की हार मानने के बाद और बीमारी के कारण वापस लौटना पड़ा। इस तरह उत्तर भारत एक संभावी और भयानक बर्बादी से बच गया। उत्तरायण के गवर्नर की आंख में उसने शीशा और चांदी पिघलाकर डलवा दी थी। माइक एडवर्ड्स सीक्रेट ऑफ मंगोल लाइफ के हवाले से लिखते हैं कि चंगेज ने एक बार खुदा से कहा था, आदमी का सबसे बड़ा सौभाग्य है दुश्मन का पीछा करना, उसे हरा देना, उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेना, उसकी औरतों को रोते हुए छोड़ देना। कुछ मुसलमान मानते हैं कि चंगेज की सेना ने निशापुर में कुत्ते और बिल्लियों तक को मरवा डाला था। इस क्रूर चंगेज खान के बारे में कहा जाता है कि वह कुत्तों से बहुत डरता था। चंगेज का मजहब के प्रति रवैया एक जैसा था। उसकी सेना में बौद्ध, मुसलमान सब धर्मों को मानने वाले थे। उसने किसी एक मजहब को नहीं अपनाया। नेहरू लिखते हैं कि जब मंगोलों की ताकत बेहद बढ़ गई थी तो बेटकेन के पादरियों ने उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश की। चंगेज नाम के पीछे खान का मतलब यह नहीं था कि वह मुसलमान था। चंगेज शामिनिज्म धर्म का अनुयायी था। यह धर्म मंगोलिया, साइबेरिया आदि इलाकों में प्रचलित है। वशिलियन कमलेश्वर जैसे महान साहित्यकार यही समझते आए हैं कि किसी एक खास मजहब की इंसानियत के प्रति दुश्मनी नहीं है और यह बर्बरता मजहबी नहीं बल्कि सियासी है। शायद यही कारण है कि मंगोलियाई चंगेज खान को शैतान की औलाद नहीं बल्कि एक महान राजा मानते हैं। चंगेज खान की 1227 में चंगेज खान की मौत हो गई थी। उसके आखिरी शब्द थे, मैं पूरी दुनिया फतेह करना चाहता था, लेकिन एक उम्र इसके लिए बहुत कम है। उसकी इच्छा थी कि मरने के बाद उसे कहां दफनाया जाए, यह किसी को पता न चले। इसलिए उसे दफनाने गए सारे सैनिकों को मार दिया गया। आज भी चंगेज खान की कब्र ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। चंगेज खान के जीवन का अध्ययन करने से पहले यह बात साबित होती है कि वह ऐसा कोई यौनकुंठ शासक नहीं था। एक नए अनुसंधान के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमले में इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का एक हिस्सा सफाया ही हो गया था। कहते हैं कि मुसलमानों के लिए तो चंगेज खान और हलाकू खान अल्लाह का कहर था। कहा जाता है कि उसके पास इतना पैसा और जमीन थी कि वह अपने पूरे जीवन काल में भी इसका उपयोग न कर पाया और ना ही कभी हिसाब किताब लगा सका। चंगेज खान पर लिखी एक प्रसिद्ध पुस्तक
किताब के लेखक जैक बेदरफोर्ड का कहना है कि जीवन भर लूटपाट सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा करने वाले चंगेज खान ने भी कभी खुद या परिजनों पर खर्चा नहीं किया। मरने के बाद भी उसे साधारण तरीके से दफनाया गया था। मंगोल शासक चंगेज खान इतिहास का सबसे बड़ा हमलावर था। उसको लेकर एक दिलचस्प बात यह है कि उसके रक्तपात ने वातावरण से 70 करोड़ टन कार्बन हटाने में मदद की थी। एक नए अनुसंधान के अनुसार क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलावरों में इस कदर खून खराबा किया था कि बड़ी से बड़ी आबादी का सफाया ही हो गया और जमीन जंगल में तब्दील हो गई। वर्ष 2003 में एक जेनेटिक अध्ययन के सामने आया था कि पूरे यूरेशिया लोगों के एक विशेष वर्ग में एक साझा डीएनए पैटर्न है। इस अनुसंधान के अनुसार यूरेशिया के 16 समूह के 8% लोगों में यह पैटर्न पाया जाता है, जिसका अर्थ है कि यूरेशिया में लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोग एक ही डीएनए पैटर्न के हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि वे किसी एक ही गोत्र का हिस्सा हैं। अध्ययन करने वाले इसकी ओर गहराई में गए तो पता चला कि यह पैटर्न मंगोलिया के चंगेज खान के डीएनए से मिलता है। इसका अर्थ है कि एक समय चंगेज खान का इतना व्यापक प्रभाव रहा होगा कि वह पूरे यूरेशिया में लोगों के डीएनए पैटर्न को बदलने में सक्षम था। यूरोप और मध्य पूर्व में विशेषकर ईसाई और मुस्लिम पंथ के क्रूसेडर और जिहादी युद्ध में स्त्रियों को कब्जाने और उन्हें दासी बनाकर अपने मनोरंजन के प्रयोग करने का काम करते रहे हैं। इसलिए उन्होंने यही बात चंगेज के लिए भी सोच रखी थी कि वह भी ऐसा ही करता होगा। इसलिए यूरेशिया के हर 200 पुरुषों में से एक पुरुष का डीएनए पैटर्न चंगेज खान से मिलता है।